ठीक है, यहाँ पे हम लोग न्यूमेरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर तीनों ऑपरेटर इसमें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं ना, ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, एक ऑपरेटर एक प्रतीक है जो संकलक को विशिष्ट, ठीक है, इतना समझो कि ऑपरेटर का एक सिंबल है। ठीक है, सिंबल जो है कंपाइलर को कुछ मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस करने को बोलता है। ठीक है, हर एक सिंबल का अलग अलग मीनिंग है, हर एक सिंबल का अलग अलग फंक्शन होता है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जनरली 6 टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। An arithmetic operator performs mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division and modulus. ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, बेसिक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होता है जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, अब जनरली ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है ये किसमें करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज, चाहे वो कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल्स हो। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही कर पाएगा। ठीक है, जब नंबर्स पे हम लोग बात करेंगे तभी हम लोग एडिशन कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नंबर्स पे करते हैं ना, कैरेक्टर्स पे तो नहीं करते हम लोग, नंबर्स पे करेंगे। ठीक है, तो हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो नंबर्स पे अप्लाई किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, तो एडिशन ऑपरेटर का क्या काम है, दो ऑपरेंड्स को ऐड कर। ठीक है, एड्स टू ऑपरेंड्स। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, एज्यूम करके रखो। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू को b से ऐड कर देगा, मतलब लेफ्ट वाले ऑपरेंड को राइट वाले ऑपरेंड से ऐड करेगा और हम लोग कुछ ना कुछ यहाँ से रिजल्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, तो 10 प्लस 20 कितना हुआ, 30 हो गया। तो 30 वैल्यू हम लोग को यहाँ से रिटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, आया समझ में। ठीक है, तो लेफ्ट वाले ऑपरेंड को राइट वाले ऑपरेंड से ऐड करेगा और हम लोग को कुछ रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, फिर आता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, फर्स्ट वाले ऑपरेंड से सेकंड वाले ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करेगा और हम लोग कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे देखो a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो 10 माइनस 20 कितना होगा, -10। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग को इंटीजर वैल्यू मिल रही है ये किस टाइप की वैल्यू है, साइन इंटीजर। ठीक है, साइन इंटीजर, समझ में आया, क्योंकि माइनस लगा हुआ है वहां। फिर उसके बाद है यहाँ पे जो ये छोटा सा स्टार है इसको हम लोग एस्टेरिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लाई बोथ ऑपरेंड्स, दोनों ऑपरेंड्स को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, गुणा कर देगा, तो a को मल्टीप्लाई करेगा b से, मतलब फर्स्ट वाले ऑपरेंड को मल्टीप्लाई करेगा सेकंड वाले ऑपरेंड से। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा, 200। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आता है डिवाइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर।
ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है? डिवाइड्स न्यूमरेटर बाय डिन्यूमरेटर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो रहता है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, पीछे वाला पार्ट जो रहता है उसको डिन्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर को डिन्यूमरेटर से डिवाइड करेगा। ठीक है, जिस भी ऑर्डर में लिखे, चाहे बी हम लोग पहले लिखे या ए हम लोग पहले लिखे, ठीक है, फर्स्ट वाले ऑपरेंड को सेकंड वाले ऑपरेंड से डिवाइड कर दो। ठीक है, फर्स्ट वाले ऑपरेंड को सेकंड वाले ऑपरेंड से डिवाइड करेगा और हम लोग को यहाँ क्वोशिएंट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वोशिएंट मिलेगा। अब मान के चलो हम लोग 20 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो क्वोशिएंट में हम लोग को क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आएगा? 10 2s are 20। ठीक है, रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्वोशिएंट मिलेगा, क्योंकि जब भी हम लोग डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्वोशिएंट मिलता है। क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं मॉडुलस पे। ठीक है, छोटा सा परसेंट सिंबल जो है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को दोनों के बीच में इंटीजर डिवीजन मिलता है, मतलब बी को डिवाइड करेगा ए से और हम लोग को एक रिमाइंडर जितना भी वहां बच रहा होगा वो हम लोग को रिटर्न करेगा। ठीक है, अब बी की वैल्यू है 20, ए की वैल्यू है 10। 20 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो ये मॉडुलस ऑपरेटर हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर। तो ये चीज याद रखना, डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करता है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? रिमाइंडर रिटर्न करेगा। ठीक है, इस ऑपरेटर को हम लोग बहुत यूज करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ठीक है, वाइवा में भी पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन ऑपरेटर एंड मॉडुलस ऑपरेटर, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या बताओगे? डिवीजन ऑपरेटर क्वोशिएंट रिटर्न करता है, मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न। बस यही डिफरेंस है दोनों। ठीक है, और मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा इंटीजर डिवीजन करेगा। कैसा डिवीजन करता है? इंटीजर डिवीजन। ठीक है, जब भी हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर लेंगे तो उसको हम लोग इंटीजर में ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्वोशिएंट कभी भी डेसिमल प्लेसेस में, सॉरी, रिमाइंडर कभी भी डेसिमल प्लेसेस में हम लोग को नहीं मिलेगा। हमेशा कैसे मिलेगा? इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट यहाँ पे आएगा वो हमेशा इंटीजर में ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये हैश इंक्लूड वाला काम जो हम लिख लेंगे हम लोग, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम लोग मेन फंक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको समझना। ठीक है, फ्लो क्या है प्रोग्राम का, सारा चीज एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाया है, तीनों का डेटा टाइप है इंटीजर। तीनों का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल ए हमने बनाया, इसको हम लोग ने 9 से इनिशियलाइज कर दिया। 9 से किया क्या? इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, हम लोग एक ही लाइन में कर सकते हैं क्योंकि तीनों का डेटा टाइप एक ही है। ठीक है, ए को हमने 9 से इनिशियलाइज किया, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद बी इक्वल टू 4 हमने लिखा, मतलब बी हमने एक वेरिएबल बनाया और बी को हमने 4 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, कॉमा दिया, फिर उसके बाद सी वेरिएबल बना दिया। तो ऐसे करके हमारे पास 3 वेरिएबल है, हमने ए और बी में वैल्यू दिया और सी को खाली छोड़ दिया। ठीक है, सी में हमने अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, अब सी में जब हम लोग इस दोनों पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग इस सी में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एडिशन परफॉर्म किए। ठीक है, c इक्वल टू a प्लस बी, ए की वैल्यू है 9, बी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो 9 प्लस 4 कितना होगा? 13 होगा। तो यहाँ पे आउटपुट हम लोग को क्या मिलेगा? 13 मिलेगा। ठीक है, अब c की वैल्यू है 13। ठीक है, a प्लस बी हमने किया, यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल गई 13। 13 किस में स्टोर हो जाएगी? सी में स्टोर हो जाएगा। जब हम लोग इसके बाद प्रिंट करेंगे a प्लस बी इक्वल टू परसेंट डी हमने लिखा है,
ठीक है, और किसकी वैल्यू प्रिंट होगी परसेंट की जगह पे, सी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो क्या प्रिंट होगा, 13 प्रिंट होगा। आउटपुट में यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 13, ठीक है, फर्स्ट लाइन। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते जाएगा, ठीक है। हमेशा जब भी प्रोग्राम रन होता है तो टॉप टू बॉटम रन होता है, ठीक है। कैसे होता है, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। जैसा जैसा लिखोगे वैसा वैसा वो एग्जीक्यूट होते जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, हम लोग कर रहे हैं यहाँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। c इक्वल टू a माइनस बी, a की वैल्यू क्या है 9 है, b की वैल्यू है 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब 5 वैल्यू किसमें स्टोर होगी, c में स्टोर हो जाएगी। c की पहले वैल्यू क्या थी 13 थी, अब क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो c की वैल्यू हो गई अपडेट, ठीक है। जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया a माइनस बी इक्वल टू 5, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं, c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक है। a की वैल्यू है 9, b की वैल्यू है 4, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना होगा 36 होगा, ठीक है। तो वैल्यू आई c के पास 36। अब जब हम लोग वैल्यू प्रिंट करेंगे a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू परसेंट d, तो क्या प्रिंट होगा a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू 36, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डिवीजन की ओर, तो c इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 4 टू 8, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग को मिला 2, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है। जब हम लोग इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो a डिवाइड बाई b इक्वल टू परसेंट d, पर किसकी वैल्यू प्रिंट होगी c की वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो c की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट हम लोग को मिलेगा। फिर उसके बाद कर रहे हैं हम लोग यहाँ मॉडुलस, ठीक है। तो a मॉड b, ठीक है। जब हम लोग a को डिवाइड करेंगे b से तो रिमाइंडर मिलेगा 1, ठीक है। मतलब 9 डिवाइड बाई 4, 9 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 टू 8, ठीक है। रिमाइंडर बचा 1, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा 1। तो जब हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे लिखा है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय b इक्वल टू परसेंट d, ठीक है। तो हम लोग को कुछ ऐसा आउटपुट यहाँ पे मिले। आया प्रोग्राम समझ में, ठीक है। कुछ डाउट है, ठीक है। जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको फ्लो पता होना चाहिए, कैसा हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तो कैसा आउटपुट आएगा, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गया तो प्रोग्राम कैसा भी हो लिख लोगे आराम से, ठीक है। बस इतना हम लोग को पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगा फिर ये लाइन होगा, ऐसा नहीं होगा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आया समझ में, अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ में आया, ठीक है। चलो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, डल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हमारा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। A relational operator checks the relationship between two operands, ठीक है। अब रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, जनरली रिलेशनशिप चेक करता है, ठीक है। दो ऑपरेंड की वैल्यूज पे, वो वैल्यू किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। मतलब वैल्यू छोटी है, बड़ी है, बराबर है, किस टाइप की वैल्यू है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेगा बाय वैल्यूज, ठीक है। अगर दोनों के बीच में रिलेशन जो है वो ट्रू आता है, ठीक है, तो हम लोग को मिलेगा 1, ठीक है। ट्रू का वैल्यू होता है 1, ठीक है। अगर रिलेशन फॉल्स आता है तो हम लोग को मिलेगा 0, ठीक है। जनरली रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग और लूप्स के लिए, ठीक है। आगे हम लोग जब ऑपरेटर्स वगैरह खत्म हो जाएगा तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, इसी के बेस पे ही पूरा सी लैंग्वेज टिका होता है,
ठीक है, बहुत इजी ऑपरेटर है। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, रिलेशनशिप फाइंड करता है दो ऑपरेंड के बीच में। ठीक है, अगर दोनों ऑपरेंड के बीच में रिलेशन जो होता है वो ट्रू होता है तो हम लोग को 1 मिलेगा, और रिलेशन अगर फॉल्स होता है तो हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑपरेटर है यहाँ पे इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे 2 बार इक्वल टू लिखते हैं, हम लोग बोलते हैं एक बार। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर। चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। ठीक है, जांच करता है कि दो ऑपरेंड का मान बराबर है या नहीं। यदि हाँ तो स्थिति ट्रू हो जाती है, अगर नहीं होता है तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब एज्यूम करो कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ठीक है, अगर हम लोग कुछ इस प्रकार का यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं कंडीशन। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके हम लोग कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो कंडीशन है यहाँ पे a इक्वल टू b। ठीक है, अब a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है। ठीक है, a इज इक्वल टू 20, सॉरी 10 इज इक्वल टू 20। ठीक है, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। कोई है ऐसा जो बराबर बोल रहा है। ठीक है, 10 रुपए वाले चिप्स के पैकेट में चिप्स कम आता है, 20 वाले में पाव और चिप्स दोनों ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो 10 और 20 कभी भी बराबर नहीं होगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो दो ऑपरेंड के बीच में इक्वालिटी चेक करेगा, 100% इक्वल होना चाहिए तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेटर आता है यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो एक्सक्लेमेशन लगाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नॉट, और इसको बोलते हैं इक्वल टू। ठीक है, आया समझ में। ये एक्सक्लेमेशन जो हमने लगाया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट, और उसके बगल में लगा है इक्वल टू। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, नॉट इक्वल टू चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को चेक करेगा और बताएगा कि दोनों वैल्यू इक्वल है या नहीं। ठीक है, इफ द वैल्यूज आर नॉट इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो, ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, तो a इज नॉट इक्वल टू b, मतलब 10 इज नॉट इक्वल टू 20। ठीक है, तो ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू यही चक्कर है कि दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, समझ में आया। फिर आते हैं हम लोग ग्रेटर देन की ओर। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। ठीक है, इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। जांच करता है कि क्या बाएं ऑपरेंड का मान, छोड़ो, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट वाला ऑपरेंड की वैल्यू बड़ा होना चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। ठीक है, ये जो ऐसे हम लोग बच्चों में पढ़ते थे ना, तो मुंह खुला रहता था मछली का, तो उस साइड बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ छोटी वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है कि लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। आया समझ में। ठीक है, फिर आता है लेस देन।
लेस देन में क्या होगा, लेफ्ट वाला ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। अगर ऐसा है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं हम लोग, लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको ध्यान से समझना। ठीक है, लेफ्ट वाले ऑपरेंड को चेक करेगा कि वो या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए राइट वाले ऑपरेंड से। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, लेफ्ट वाला ऑपरेंड को चेक करेगा कि वो ग्रेटर है या इक्वल है राइट वाले ऑपरेंड से। ठीक है, ए की वैल्यू मान के चलो 10 है और बी की वैल्यू मान के चलो 20 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, मतलब 10 इज ग्रेटर देन बी। सबसे पहले चेक करेगा, तो 10 जो है वो ग्रेटर नहीं है, बड़ा नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन है वो फॉल्स जाएगा। अब क्या चेक करेगा, इक्वल चेक करेगा। ठीक है, इक्वल चेक करेगा मतलब 10 इज 10 इज इक्वल टू बी। ठीक है, 10 20 के बराबर है क्या, नहीं है। तो दोनों केस में यहाँ पे फॉल्स मिला, तो ओवरऑल हम लोग को क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू। ठीक है, चेक्स इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड। इफ यस देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। लेफ्ट वाले ऑपरेंड की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए राइट वाले ऑपरेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 इज लेस देन बी। कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा, क्योंकि 10 जो है वो 20 से छोटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे पहला वाला लेस देन जो है वो ट्रू हो जाता है तो वो इक्वल को चेक नहीं करेगा। ठीक है, अगर मान के चलो ये वाला फॉल्स हो जाता है तब वो इक्वल को चेक करेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इतने सारे ऑपरेटर्स हम यहाँ पे हम लोग पढ़े, इसको बोलते हैं हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स। क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। दो ऑपरेंड के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप फाइंड करेगा और हम लोग को बताएगा कि कंडीशन ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू के केस में 1 रिटर्न करेगा, फॉल्स के केस में 0 रिटर्न करेगा। ठीक है, क्लियर है, कुछ डाउट है तो बताओ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 लाइन का काम हम लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, 2 हेडर फाइल्स होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं void main, जो कि हमारा मेन फंक्शन है, यहीं से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया। ठीक है, दोनों वेरिएबल का डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, ए और बी दोनों का डेटा टाइप है इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन किया। ठीक है, क्लियर स्क्रीन एक फंक्शन होता है जो कंसोल स्क्रीन को क्लियर कर देता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने यहाँ पे ए को इनिशियलाइज कर दिया 20 से, मतलब ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 20 हो गई। बी को हमने इनिशियलाइज कर दिया 10 से, अब बी की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई, सॉरी 10 हो गई। ठीक है, अब ए की वैल्यू है 20 और बी की वैल्यू है 10। अब हम लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे, मतलब हम लोग कुछ ना कुछ कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के हिसाब से हम लोग को ट्रू या फॉल्स मिलेगा। सबसे पहला है यहाँ पे a इज लेस देन b। ठीक है, हमने यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर ही दिया हुआ है। ठीक है, हमने प्रिंट किया स्लैश एन a इज लेस देन b, कोलन लगाया और उसके बाद यहाँ लिख दिए %d। %d हम लोग इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग को ट्रू या फॉल्स मिलेगा, तो वैल्यू हम लोग को 0 या 1 प्रिंट करके मिलेगी। ठीक है, तो 0 या 1 दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम लोग को अगर कंसोल स्क्रीन पे सपोर्ट करना है तो हम लोग को एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर के लिए यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग %d। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने फर्स्ट कंडीशन लिखा है a इज लेस देन b। ठीक है, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 10। ठीक है, तो क्या आएगा,
20 इज लेस देन 10, तो क्या मिलेगा हम लोग को? फॉल्स मिलेगा। तो फॉल्स के केस पे यहाँ पे प्रिंट होगा 0। क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा। ठीक है, कहां पे 0 प्रिंट होगा? इस परसेंट डी के जगह पे 0 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे है a इज ग्रेटर देन b, और यहाँ पे लिखे परसेंट b। यहाँ पे हम लोग सेम कंडीशन लिखे a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, फॉल्स होगा ना, ट्रू होगा। ठीक है, 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन ट्रू होगा, तो क्या प्रिंट करेगा? 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, a इज लेस देन इक्वल टू b। ठीक है, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू है 10। ठीक है, a इज लेस देन b सबसे पहले चेक करेगा, मतलब 20 इज लेस देन 10 चेक करेगा, तो कंडीशन मिलेगा फॉल्स। ठीक है, फिर क्या चेक करेगा? a इज इक्वल टू b चेक करेगा, 20 इज इक्वल टू 10, तो दोनों ही केस में हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स के केस पे यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, फिर आता है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, परसेंट b। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। ठीक है, तो a की वैल्यू 20 है और b की वैल्यू है 10, तो 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा। फिर उसका इक्वल को चेक करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाएगा तो ओवरऑल हम लोग को ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अननेसेसरी वहां पे इक्वल टू पे अपना दिमाग खर्चा नहीं करेगा, कंपाइलेशन जो है वो आगे बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे a इज इक्वल टू b, परसेंट d। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने लिखा a इज इक्वल टू b। ठीक है, मतलब 20 इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा 0। ठीक है, फिर उसके बाद आता है a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू b हमने लिखा, तो 20 10 के बराबर है क्या? नहीं है, तो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ट्रू के केस में हम लोग को यहाँ पे मिलेगा 1। ठीक, समझ में आया? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कोई भी टॉपिक आए, प्रोग्राम लिखना ही लिखना।